तो ये आपको क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 4 ओनली फॉर रीडिंग पर्पस फॉर माई सेल्फ, केवल खुद के पढ़ने के पर्पज से ये तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको है मुख्य रूप से इसको देख लीजिए। देखिए द इंटर वार इकोनॉमी को देखिए। द इंटर वार इकोनॉमी इंटर वार इकोनॉमी मीन्स कि आपको महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था देखिए। महायुद्धों के बीच जो अर्थव्यवस्था है उनको देखिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 वाज मेनली फाउट इन यूरोप। देखिए पहला जो आपके यहाँ द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 वाज मेनली फाउट इन यूरोप। देखिए पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड नॉटरी फॉर our concerns, notably for our concern in this chapter. It plunged the first half of the 20th century. It plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. Uh, Notably for our concern in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. 3 decades to overcome. During this period, the world experienced a widespread economic and political instability and another catastrophic war. यहाँ देखिए क्या कि इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी। During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. तो अब आगे यहाँ पर कहा था कि वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, युद्ध के दौरान परिवर्तन जिसे या आप ये कहिए युद्धकालीन रूपांतरण जिसे कहते हैं। युद्धकालीन रूपांतरण की बात करते हैं। युद्धकालीन रूपांतरण की जो बात हम करते हैं उसको यहाँ पर देखिए। युद्धकालीन जो आपको रूपांतरण हो गया द वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब युद्धकालीन रूपांतरण यहाँ पर है। युद्धकालीन रूपांतरण है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब युद्धकालीन रूपांतरण हो गया। युद्धकालीन रूपांतरण आपके यहाँ पर हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहता है युद्धकालीन रूपांतरण के बाद आप देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार was fought between into two power blocks. So on the one side were the allies. In allies Britain, France, and Russia. Later joined by US. And on the opposite side were the Central Powers. Central Powers means कि Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Turkey. Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Turkey. When the war began in 1914, many government thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. It lasted more than 4 years. यहाँ पे जो कहा गया द फर्स्ट जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था।
पहला जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। तो एक पाले में आपको मित्र राष्ट्र, देखिए अलाइज मतलब आपको मित्र राष्ट्र हो गए। एक पाले में आपको मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। और दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। और यानी जर्मनी एक देखिए एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। एक पाले में मित्र राष्ट्र, एक पाले में आपको मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। केंद्रीय शक्तियाँ देखिए केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। तुर्की थे। When the war began in August 1914, many government thought it would be over by Christmas. It would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. देखिए when the war began in August 1914, देखिए when the war began in August 1914, many government thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. देखिए अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को ये लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से ज़्यादा समय तक चलता रहा। आपको आगे का देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ए वार लाइक नो अदर बिफोर। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज देखिए The First World War was a war like no other before. The fighting involved the world's leading industrial nation which now harnessed the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. तो यहाँ पे जो पहला माने कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सभी अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। देखिए यहाँ पर क्या दिस वार कहाँ है? यहाँ पर आपको देखिए क्या कि दिस वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। दिस वार वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। This war was thus the first modern industrial war. It saw the use of machine guns, tanks, aircraft, chemical weapons, etc. On a massive scale. These were all increasingly product of modern large scale industry. These were all increasingly product of modern large scale industry. यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए क्या कि यह पहला आधुनिक युग था। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युद्ध में यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। युद्ध था। यह पहला आधुनिक औद्योगिक यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में आपको मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। हाँ, ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। टू फाइट द वार, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on the large ships and trains.
The scale of death and destruction, 9 million dead, 9 million dead and 20 million injured, was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms, without the use of industrial arms। देखिए ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों एवं रेलगाड़ियों से भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची। उसकी औद्योगिक युग से पहले, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध में आपको 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हो गए। और आपको 2 करोड़ 20 मिलियन मीन्स कि 2 करोड़ आपको हो गया और 9 मिलियन तो 90 लाख हो गया। तो और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। Most of the killed and maimed were men of working age. These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe with fewer number within the family. With a fewer numbers within the family, household incomes decline after the war। देखिए यहाँ पर क्या कि मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। इस महाविनाश के कारण आपको यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। अब यहाँ पे एक खास देखिए चीज़ जो आपके यहाँ पर क्या गया, वर्कर्स इन यहाँ पे आपके दिया गया है। वर्कर्स इन ए म्यूनिशन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। म्यूनिशन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि प्रथम विश्व युद्ध एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर का यहाँ पर चित्र दिया गया है। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने का हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने का हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स इंक्रीज्ड रैपिडली टू मीट वार डिमांड्स। प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स इंक्रीज रैपिडली टू मीट वार डिमांड्स। प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स increased rapidly to meet war demands। Production of armaments increased rapidly to meet war demands। Production of armament increased rapidly to meet war demands। तो फिर आपको यहाँ जो खास चीज़ आपको कहा गया ड्यूरिंग द वार, देखिए क्या कि युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन जो यहाँ पर कहा गया डिक्लाइन हाउस और इनकम्स, परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार के सदस्य घट जाने से यहाँ पर देखिए क्या कि मोस्ट ऑफ द किल एंड मैमेड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। दीज डेथ्स एंड इंजरीज reduced the able bodied workforce in Europe with fewer numbers within the family, household incomes decline after the war। देखिए इस महाविनाश का यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी, परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। तो इंडस्ट्रीज वर रेस्ट्रिक्टेड रीस्ट्रक्चर होता है। ड्यूरिंग द वार इंडस्ट्रीज वर टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स। Entire societies were also reorganized. For war. Women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do.
मैन वर एक्सपेक्टेड टू युद्ध संबंधी, देखिए युद्ध संबंधी सामग्रिक उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध संबंधी सामग्रिक उत्पादन करने के उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे समाज को बदल दिया गया। पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चों पर जाने लगे। देखिए मर्द मोर्चों पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या है, देखिए द वार लेड टू स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। यहाँ पर देखिए क्या युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। द वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। सो ब्रिटेन, देखिए यहाँ पर क्या सो ब्रिटेन बोरोड, देखिए सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स So Britain borrowed large sum of money from U.S. bank as well as the U.S. public. So Britain borrowed large sums. The war led to the snapping of economic. The war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic power, which were now fighting each other to pay for them. So Britain borrowed large sum. So Britain borrowed a large sum of money from U.S. banks as well as the U.S. public. Thus the war transformed the U.S. from being an international debtor to an international creditor. In other words, at the wars in the U.S. and its citizens owned more overseas assets than foreign government and citizens owned in the U.S. यहाँ हम देखिए क्या इन अदर वर्ड्स एट द वार्स इन द यूएस एंड इट्स सिटीजन ऑन मोर ओवरसीज एसेट देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑन इट्स ऑन्ड इन द यूएस। यहाँ पे जो आपको कहा गया, देखिए युद्ध के कारण आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध आपको टूट गए। टूट के अब वे देश, देखिए अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशा यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका एवं उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकार या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदा से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। कहने का आशा यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका एवं उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। फिर आपको यहाँ पर आगे कहता है क्या कि पोस्ट वार रिकवरी की बात कीजिए। पोस्ट वार रिकवरी की देखिए यहाँ पर क्या पोस्ट वार रिकवरी मतलब क्या, युद्ध के बाद सुधार के देखिए या युद्ध के बाद सुधार के देखिए या युद्धोत्तर सुधार यहाँ पर देखिए। युद्धोत्तर सुधार यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कहेगी क्या कि देखिए पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी
प्रोव्ड डिफिकल्ट। देखिए पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रोवेड डिफिकल्ट। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रोवेड डिफिकल्ट। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। ब्रिटेन देखिए ब्रिटेन विच वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड। ब्रिटेन विच वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड इन पार्टिकुलर फेस ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस। युद्ध से पहले देखिए युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अ, युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in Indian market and to compete with Japan internationally. Moreover, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the U.S. This meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts. जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से मुकाबला करना था सो अलग। युद्ध के खर्च देखिए यहाँ पर क्या है, युद्ध के खर्च की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। अब आगे यहाँ पर क्या द वार हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम and that is to a large increase in demand, production and employment. When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. फिर आपको यहाँ पर increase at the same time the government reduced bloated war expenditure to bring them into line with peacetime revenues. This development led to huge job losses in 1921. One in every 5 British workers was out of work. Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario. युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था। आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। युद्ध के कारण आपको आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा
लगातार उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। मैनी एग्रीकल्चर फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज वर आल्सो इन क्राइसिस। मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज वर आल्सो इन क्राइसिस। अब यहाँ पे आपको कहा गया बहुत सारी देखिए क्या है कि देखिए मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज वर आल्सो इन क्राइसिस कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर्स बिफोर द वार। ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर्स ऑफ wheat in the world market. When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America, and Australia expanded dramatically. But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output and created a glut in wheat output. Grain prices fell, rural incomes declined, and farmers fell deeper. And farmers fell and farmers and farmers fell deeper into debt. बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। तो बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के गेहूं उत्पादकों की गेहूं उत्पादकों की हालात पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। गेहूं की अति मतलब अधिकता की हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। अब आगे यहाँ पे आपको कहता है क्या कि हाँ, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात कीजिए। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन, देखिए राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात कंजम्पशन की बात कीजिए। देखिए इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। देखिए इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी हैज देखिए आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक economic trouble in the years after the war. The U.S. economy resumed its strong growth in the early 1920s decades. अब यहाँ पर कहता है कि अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s डिकेड वाज मास प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्या कि कहा गया one important feature of U.S. economy of the 1920 decade was mass production. The move towards mass production had begun in the late 19th century, but in the 1920s decade, it became a characteristic feature of industrial production in the U.S. A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. He adapted the assembly line of Chicago. He adapted the assembly
assembly line of a Chicago slaughterhouse in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. In Detroit, he realized that the assembly line method would allow a fast and cheaper way of producing vehicles. अभी हम देखें क्या कि 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहत उत्पादन मास प्रोडक्शन का चलन। वृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हैंनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। कार निर्माता हैंनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो की एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क mechanically and continuously. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर देखिए, असेंबली लाइन पर यहाँ आपको क्या असेंबली लाइन पर देखिए, काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति देखिए, यह काम की गति एक असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखानों की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। देखिए क्या कि इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। यहाँ पर द असेंबली ही रियलाइज्ड दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्ट एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग vehicles. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. देखिए, this was a way of increasing the output per worker. This was a way of increasing the output. Increasing the output per worker. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work.
दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट no worker could afford to delay the motion, take a break, or even have a friendly word with a workmate. As a result, Henry Ford cars came off the assembly line at 3 minute intervals, a speed much faster than that achieved by previous method. The T model Ford was the world's first mass-produced car. तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, सो दे क्विट इन लार्ज नंबर. In desperation, Ford doubled the daily wage to $5 in January 1914. At the same time, he banned trade unions from operating in his plants. तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। अब हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज by repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work even harder. So much so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost-cutting decision he had ever made. अब यहाँ देखिए तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार-बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। लागत कम करने के अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। देखिए यहाँ पर क्या Henry Ford recovered the high wage by repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work even harder. So much so he would soon describe his decision to double the daily wage as the best cost-cutting decision he had ever made. इसके बाद कहा था क्या Fordist industrial practice soon spread in the US. यहाँ देखिए क्या Fordist industrial practices soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920 decades. Mass production lowered cost and price of mass production. Mass production lowered cost and prices of engineered goods. Thanks to higher wages, and more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. Car production in the US rose from 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929. Similarly, there was a spurt in the purchase of refrigerator, washing machine, radios, gramophone players, all through a system of hire purchase that is on a credit repaid in weekly or monthly installment. The demand for refrigerator, washing machines, etc. was also fueled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by loans. अब देखिए फोर्ड द्वारा अपनाए गए उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। आपको की जाने लगी। वृहद उत्पादन पद्धति इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार की जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 19 में अमेरिका में 20 लाख
लाख कारों का उत्पादन होता था। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा चुका पहुँचा था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे थे। ये सब चीज़ें हायर परचेज़ व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्ज़ पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों पर चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्ज पर ही की जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए द हाउसिंग एंड कंज्यूमर्स बूम। देखिए द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920 decade created the basis of prosperity in the US. Large investment in housing and household goods seem to create a cycle of higher employment and incomes. Rising consumption demand more investment and yet more employment and incomes. तो फिर आपके यहाँ कहा गया क्या कि 1920 देखिए 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरतों को मकान के निर्माण और घरेलू ज़रूरतों की घरेलू ज़रूरत की घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोज़गार और मांग बढ़ती थी तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी जिससे और नए रोज़गार एवं आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी जिससे और नए रोज़गार एवं आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। आगे यहाँ पर कहता है कि इन 1923, the U.S. resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. U.S. imports and capital export also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. All this, however, proved too good to last. By 1920, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. यहाँ पे ये कहा गया देखो कि 1923 में 1920 के दशक में आवास निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरतों की चीज़ों में निवेश से रोज़गार और मांग बढ़ती थी तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की जरूरत थी जिससे और नए रोज़गार एवं आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। फिर आपको 1923 में अमेरिकी शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। 1923 में अमेरिकी शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार एवं आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो अब यहाँ पे एक इमेज यहाँ पर शो किया गया है। देखिए, माइग्रेंट एग्रीकल्चर वर्कर्स फैमिली होमलेस एंड हंग्री ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1936। यहाँ पे एक इमेज आपको दिया गया है। देखिए महाबंदी चित्र देखिए माइग्रेंट देखें आप क्या माइग्रेंट एग्रीकल्चर वर्कर्स फैमिली होमलेस एंड हंग्री ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1936। कोर्टेस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ डिवीजन। तो महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार 1936 का इमेज दिया गया है। सो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन। देखिए मैनी ईयर्स लेटर Dorothy Legg, the photographer who shot this picture, recollected the moment of her encounter with the hungry mother. देखिए यह चित्र
यह चित्र लेने वाली देखिए यह चित्र लेने वाली डोरोथी लेग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते बहुत सारा बात कहा था। मैनी ईयर्स लेटर डोरोथी ली द फोटोग्राफर हु शॉट दिस पिक्चर रिकॉलेक्टेड द मोमेंट ऑफ हर एनकाउंटर विद द हंग्री मदर। आई सॉ एन अप्रोच द हंग्री एंड desperate mother as if drawn by a magnet. I did not ask her name or her history. She told me her age, that she was 32. She said that is, she and her 7 children had been living off on frozen vegetables from the surrounding fields and birds that the children killed. There she sat with her children huddled around her and seemed to know that my pictures might help her, and so she helped me. ये फ्रॉम पॉपुलर फोटोग्राफी फरवरी 1906 में है। मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और अपने मानो किसी चुंबक से इस खींची। मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, ना उसके अतीत का मैं सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल, 32 साल आपको है, मतलब यहाँ 35 साल लिखा है, 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आस-पास के खेतों में जाड़ों से आस-पास के खेतों में यानी माँ उसको और उसके 7 बच्चे आस-पास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सारे ज़िंदा है जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वह वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए देश लगाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती थी, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। पॉपुलर फोटोग्राफी फरवरी 1960 का ये फिगर है। अब यहाँ पे आपको चलते द ग्रेट डिप्रेशन की बात कीजिए। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब आपको आर्थिक महामंदी की बात की। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब हम यहाँ पे आर्थिक महामंदी की बात करें। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब आपको आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है यहाँ पे देखिए। आर्थिक महामंदी की शुरुआत आपको 1929 में हुई। यहाँ आपको एक दिया गया द ग्रेटर डिप्रेशन की बात। द ग्रेट डिप्रेशन मतलब कि आर्थिक महामंदी की बात कीजिए देखिए। The Great Depression began around in 1929 and lasted till the mid 1930 decades. During this period, most part of the world experienced catastrophic decline in production, catastrophic decline in production, employment, incomes, and trade. देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत आप 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक और आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा और यह संकट आपको 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत देखो। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। 30 के दशक के मध्य तक बना। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र और समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमत में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड ट्रेड। The exact timing and impact of the depression varied across countries, but in general, agricultural regions and communities were the worst affected. This was because the fall of agriculture prices was greater and more prolonged than that in the prices of industrial goods. देखिए the depression was caused
यहाँ देखिए द ग्रेट डिप्रेशन began around 1920 and lasted till the mid 1930 decade. During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade. The exact timing and impact of the depression varied across countries, but in general, agriculture regions and communities were the worst affected. And this was because the fall in agriculture prices was greater and more prolonged than that in the price of प्राइसेज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेती और उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। फिर आपको आगे हम करें द डिप्रेशन वाज काउज्ड बाय देखिए द डिप्रेशन वाज काउज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। द डिप्रेशन वाज काउज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेजाइल द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी वार। देखिए द The depression was caused by a combination of several factors. We have already seen how fragile the post-war wood economy would sorry how fragile the post-war world economy was. While the first agriculture over production remained a problem. This was made worse by falling agricultural prices. Hedge pri- Hedge prices slumped and agriculture incomes declined. Farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm produce rotated for a lack of buyers. देखिए फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स। रोटेड मतलब सड़ जाना। रोटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स। यहाँ पर देखिए क्या इस महामंदी के कारण थे। इस महामंदी के देखिए कई कारण थे। हम पहले ही देख चुके हैं कि यूरोतर यहाँ एक खास आपको जो कहा गया इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए द विदड्रॉ आपको सेकंड का थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो सेकंड रीजन जो आपके यहाँ पर कहा गया देखिए इन द सेकंड में देखिए इन द सेकंड रीजन देखिए इन द मिड 1920s decade many countries financed their investment through loans from the US while it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good. US overseas lenders panicked at the first sign of trouble in the first half of 1928. In the first half of 1928, US overseas loans amounted to over $1 billion. A year later, it was one quarter of that amount. Countries that depended crucially on US loans now faced an acute crisis. यहाँ पे देखिए क्या कि
इस महामंदी के कई कारण देखिए, इस महामंदी के कई कारण थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध, इस महामंदी के कई कारण थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धतर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों के देखिए, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण, कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन तो आमदनी बढ़ाने के लिए तो आमदनी बढ़ाने के कि तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का तो आम कीमतें गिरी और किसानों के देखिए, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही, लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वो अपना आय स्तर बनाए रख सके, अपना आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई, आपूर्ति और भी बढ़ गई। जाहिर है, कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी रखी रखी सड़ने लगी। The of loan, the withdrawal of U.S. loan affected much of the rest of the world. Though in different ways, in Europe it led to the failure of some major banks and the collapse of currencies such as the British pound sterling. In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agriculture and raw material prices. The U.S. attempt to protect its economy in depression by doubling import duties also dealt another severe blow to world trade. यहाँ पे दूसरा कारण क्या देखिए, दूसरा कारण 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अ, हाँ, दूसरा कारण 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों को होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घर का केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ था। अब यहाँ देखिए, द विड्रॉल ऑफ देखिए, भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर ज़रूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गई। कई देशों की मुद्रा कीमत बुरी तरह गिर गई। बुरी तरह गिर गई। देखिए, इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लेटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। लेटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। तो आगे यहाँ पे एक और आप यहाँ पर है कि द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। देखिए, द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट severely affected the depression with the fall in price and the prospect of a depression. Banks had also slashed domestic lending and called back loans. Farms could not sell their harvest. Households were ruined and businesses collapsed. Faced with falling incomes, many households in the U.S. could not repay what they had could not repay देखिए uh, what they had borrowed. Could not repay what they had borrowed, and were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. The consumerist prosperity of the 1920 decades now disappear in a puff of dust.
the consumerist prosperity of the 1920 decades now disappear in a puff of dust, in a puff of dust। यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छी कहा गया देखिए हैज अनएम्प्लॉयमेंट सोल्ड पीपुल to gauge to gauge long distances looking for any work they could find. Ultimately, the U.S. banking system itself collapsed, unable to recover investment, collect loans, and repay depositors. Thousands of banks were bankrupt and were forced to close. The numbers are phenomenal. The numbers are phenomenal. By 1930, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 110,000 companies had collapsed। 110,000 companies had collapsed। यहाँ पे देखिए जो यहाँ कहा गया क्या कि औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही आपको झेलना पड़ा। कीमतें में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए थे। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई थी। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई देती 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल देखिए 20 के दशक में यहाँ पे क्या है कि 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े संकट में या संकट में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन आपको 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। तो अब आगे देखिए देखिए अब आगे यहाँ पे क्या है कि बाय 1935 ए मॉडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी वाज अंडर वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। बाय 1935 देखिए यहाँ पर क्या है कि बाय 1935 ए मॉडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी वाज अंडर वे इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज but the Great Depression wider effect on society, politics and international relation and on people's mind proved more enduring। देखिए यहाँ पर क्या यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। देखिए यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे। यद्यपि 1935 तक आपको ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। अब आपको आगे एक इमेज इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक इमेज आपको दिखाया गया तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर इमेज आपके यहाँ पर है। तो इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया था। पीपुल लाइनिंग अप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। यूएस फोटोग्राफ डोरोथी लैग 1938। देखिए कॉर्टेस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन। देखिए when an unemployment census showed 10 million people out of work, the local government in many US states began making small allowances to the unemployed। These
long queue, these देखिए this long queue came to symbolize the poverty and unemployment of the depression years। देखिए बेरोजगारी लाभ के कतार में खड़े लोग अमेरिका में यहाँ पे दिखाए गए हैं। डोथी लैग द्वारा लिया गया चित्र है 1938 का है। लाइब्रेरी ऑफ ये जो सौजन्य है कहाँ से लिया गया है, स्रोत जिसका है क्या, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ डिवीजन। जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, ये तो हो चुका था। आगे यहाँ पे आपको है भारत और महामंदी की बात कीजिए। देखिए भारत और महामंदी की जो बात है उसको यहाँ पर देख लीजिए। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन की बात कीजिए। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, भारत और महामंदी आपको यहाँ पर भारत और महामंदी, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन मतलब भारत और महामंदी। यहाँ देखिए, इफ़ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी, कितनी एकीकृत हो चुकी थी। द ट्रीमोर्स देखिए क्या, द ट्रीमोर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रीलेड। देखिए the tremors in one part of the world were quickly relayed to other parts, affecting lives, economies, and societies worldwide। यहाँ हम देखिए क्या कि 20वीं सदी की जो यहाँ पे यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। देखिए द ट्रीमोर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रीरेड टू अदर पार्ट्स, अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। यहाँ दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कंपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी, और उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित होते थे। देखिए द ट्रिमर्स ऑफ ए क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेड टू अदर पार्ट्स, अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। देखिए इन द 19th century हैज यू हैव सीन in the 19th century देखिए यहाँ पर क्या, in the 19th century as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, इन द 19th century हैज यू हैव सीन colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers। The depression immediately affected Indian trade, India's exports and imports nearly halved between 1928 and 1934। Has international prices prices in India also plunged between 1928 and 1934। व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। यहाँ पर जो कहा गया, जैसा कि आप पीछे मतलब कि 19वीं सदी में आप देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। तो महामंदी ने भारतीय, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं के निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928-1934 के बीच
बीच देश के आयात-निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। 1928-1934 के बीच देश के आयात-निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928-1934 के बीच भारत में गेहूँ की कीमत 50% गिर गई। 50% आपको गिर गई। फिर आपको देखिए पीजेंट्स एंड फार्मर देखिए यहाँ क्या कि peasants and farmers suffer more than urban dwellers. Peasants and farmers suffered more than urban dwellers, though agricultural prices fell sharply. The colonial government refused to reduce. Revenue demands. Peasants produce. देखिए peasants producing for the world market were the worst hit. यहाँ पे जो आपको कहा गया क्या कि peasants and farmers suffered more than urban dwellers, though agricultural prices fell sharply. The colonial government refused to reduce revenue demands. Peasants producing for the world market peasants producing for the world market were the worst hit. फिर यहाँ आपको कहा गया क्या देखिए आपको जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं ये तो जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं मतलब 19वीं सदी में देख चुके औपनिवेशिक भारत किसी वस्तु का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928-1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928-1934 के बीच भारत में गेहूँ की कीमत 50% गिर गई। फिर यहाँ पर कहता है क्या कि ये शहरी निवासी मुकाबले देखिए शहरी निवासी के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी जो विश्व बाजार की उपज पैदा करते थे। यहाँ आप देखिए काश्तकार पीजेंट्स एंड फार्मर्स की बात हो रही थी। किसान देखिए अब यहाँ पर कंसिडर द जूट प्रोडक्शन ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो आपको बंगाल के देखिए जूट प्रोडक्शन हम लेते हैं। कंसिडर द जूट प्रोडक्शन ऑफ बंगाल। दे ग्रीव रॉ जूट प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स but has Ghani exports collapsed. The price of raw jute crashed more than 60%. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. Thus the Bengal jute growers lament. But thus the Bengal jute growers lament. देखिए यहाँ पर क्या बंगाल के जूट या पटसन उत्पादकों कहीं देखिए वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे किसानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज लिए थे उनकी हालत भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा था ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। यहाँ पर आपको चलो भाइयों यहाँ पर क्या है कि ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। यहाँ देखिए ग्रो मोर जूट ब्रोदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। कोस्ट एंड डेट्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डेस्ट। देखिए चलो भाई नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ। कोस्ट एंड डेट्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डेस्ट। लागत और कर्ज में पीस कर नाउम्मीदी पाओ।
देखिए लागत और कर्ज में पीस कर ना उम्मीदी पाओ ना उम्मीदी पाओ। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी एंड गॉट द क्रॉप ऑफ द ग्राउंड, ट्रेडर्स सिटिंग एट होम विल पे ओनली Rs 5 ए माउंड। देखिए कि सारी पूंजी लगाकर देखिए सारी पूंजी लगाकर फंसाकर फसल खरीद कर जाओ, घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपये मन भाव। चलो भाइयों देखिए यहाँ बहुत अच्छा कहा गया क्या, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। चलो भाइयों देखिए, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम लगाओ और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ। कोस्ट एंड डेप्स देखिए कोस्ट एंड डेट्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डेसेड। लागत और कर्ज में पेश करना उम्मीदी पाओ, लागत और कर्ज में पेश करना उम्मीदी पाओ। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी एंड गॉट द क्रॉप ऑफ द ग्राउंड, ट्रेडर सिटिंग एट होम विल पे ओनली Rs 5 ए माउंड। जिससे चलो भाई नकद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पीस करना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा कर सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खरीद कर जाओ, घर पर बैठे बना देंगे 5 रुपये मन भाव। यहाँ पर आगे एक और चीज़ कहा गया क्या, डिस्कस को बाद में देख लेंगे। अब देखिए पूरे देश में यहाँ पे अक्रॉस इंडिया पिजेंट्स, हाँ देखिए अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेटेडनेस, देखिए अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेटेडनेस इंक्रीज, दे देखिए दे यूज ऑफ देयर सेविंग मोर्टगेजेज लैंड्स एंड सोल्ड वाट एवर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। इन दिस डिप्रेशन ऑफ years India became an exporter of precious metals, notably goals. The famous economics John Maynard Keynes thought that Indian gold export promoted global economic recovery. They certainly helped speed up Britain's recovery, but did little for the Indian peasants. Rural India was the sitting with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931। पूरे देश में काश्तकार मतलब किसान कार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, पहले से ज़्यादा कर्ज में आपको डूबे हुए थे। कर्ज पूरे करने के चक्कर में काश्तकार मतलब यहाँ पे किसान कार की बात हो रही, किसान की। कर्ज पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत कम हो चुकी थी, ज़मीन सूदखोरों के पास गिरी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी की इन्हीं सालों में भारत कीमती धातु खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेनार्ड किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत आपको असंतोष उत्तर पुतर के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा शिविर नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या कि द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दो विथ फिक्स इनकम्स सेट ऑन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड लैंड्स एंड मिडिल क्लास salaried employees now found themselves better off. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of nationalist opinion। यहाँ पे जो आपको कहा गया क्या, देखिए यह मंदी शहरी भारत की इतनी दुखदाई नहीं रही। इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही। जिनकी आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ाए गए थे, जिस औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश तेजी से आई।
यहाँ एक डिस्कस आपको क्या आ गया, डिस्कस में आपको यहाँ पे ये क्या आ गया है, जब मतलब चर्चा करें में कि देखिए, हु प्रॉफिट फ्रॉम द जूट कल्टीवेशन, हु प्रॉफिट फ्रॉम द जूट कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू द जूट ग्रोवर्स लेमेंट एक्सप्लेन। देखिए पर्सन यहाँ पे जो आपको कहा गया डिस्कस में, हु प्रॉफिट फ्रॉम, देखिए हु प्रॉफिट फ्रॉम हु प्रॉफिट फ्रॉम द जूट कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू द जूट ग्रोवर्स लेमेंट एक्सप्लेन। देखिए पर्सन या जूट उगाने वालों के विलाप में पर्सन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र आया है, स्पष्ट करें। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या अ, देखिए यहाँ पर क्या जर्मन फोर्स अटैक रशिया, ये आपको यहाँ पर इमेज दिया गया है कि जर्मन फोर्सेस अटैक रशिया जुलाई 1941, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़े, देखिए रूस पर हमला करते जर्मन टुकड़े की यहाँ इमेज है। हिटलर्स अटेम्प्ट टू इन्वेड रशिया वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द वार, हिटलर्स अटेम्प्ट टू इन्वेड रशिया वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द वार। देखिए जुलाई 1941 रूस, देखिए जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। देखिए क्या कि जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। एक निर्णायक महत्व की घटना थी। अब यहाँ पर देखिए क्या कि स्टेलिनग्राड, देखिए स्टेलिनग्रेड इन सोवियत रशिया डिवास्टेड, देखिए डिवास्टेड बाय द वॉर। यहाँ पर जो कहा एक सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राड, देखिए स्टालिनग्राद यहाँ पर है, स्टालिनग्राड इन सोवियत रशिया डिवास्टेटेड, देखिए डिवास्टेटेड बाय द वार। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद की इमेज दिया गया। फिर आप आगे यहाँ पे इसमें जो पहला टॉपिक है इसका देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक आपको है वो आपको है क्या, रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड। यहाँ पर जो आपको है क्या कि रीबिल्डिंग, देखिए क्या रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा, देखिए द पोस्ट रीबिल्डिंग ए, यहाँ पर जो कहा गया आपको, देखिए यहाँ पर क्या है कि रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा की बात किया गया है। विश्व अर्थव्यवस्था का, देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्ध उत्तर के बाद, का समय, युद्ध के बाद का काल। देखिए यहाँ पर रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्ध के बाद का समय या युद्धोत्तर काल की बात यहाँ पर की गई है। तो फिर देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। द सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मेयर, देखिए मेयर, देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मेयर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इट वाज फाउट बिटवीन द एक्सिस पावर्स मेनली नाजी जर्मनी, एक्सिस पावर मीन्स आपको मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली एंड द allies Britain, France, and Soviet Union and US. It was a war waged for 6 years on many fronts in many places over land, on sea, and in the air। यहाँ पे देखिए क्या पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी पहले दो खेमों के बीच दो बड़े खेमों के बीच लड़ा गया था। एक गुट में, देखिए एक गुट में धुरी सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सिस पावर बोलते हैं। एक एक खेमे मतलब एक समुदाय में आपको क्या है, एक गुट में आपको एक्सिस पावर मतलब धुरी शक्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको जर्मनी था, नाज़ी जर्मनी था, जापान था, इटली था, और दूसरा खेमा जिसको हम एलाइज बोलते हैं, मतलब मित्र बोलते हैं। एलाइज खेमा, दूसरा खेमा जो था, दूसरा जिसको एलाइज बोलते हैं मतलब मित्र राष्ट्रों के बीच, इसमें आपको ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक आपको चला 6 साल तक चला युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। अब देखिए वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। इस युद्ध में वंस अगेन, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आपको जो कहा कि वंस अगेन, देखिए क्या कि वंस अगेन, यहाँ पर क्या कि वंस अगेन, देखिए डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। यहाँ देखिए वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस, एटलीस्ट 60 million पीपल और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन। देखिए once again death and destruction was enormous. At least 60 million people, or about 3% of the world's 1939 population, are believed to have been killed directly or indirectly as a result of the war. Millions
मिलियंस मोर देखिए मिलियंस मोर वर इंजर्ड, मिलियंस मोर वर इंजर्ड, मिलियंस मोर वर इंजर्ड। इस युद्ध के देखिए इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या लगभग 3% था। 3% था। करोड़ों से अधिक लोग आपको घायल हुए। अनलाइक इन अर्लियर वार्स देखिए अनलाइक इन अर्लियर वार unlike in the earlier wars, unlike in the earlier wars, most of these deaths took place outside the battlefield. Many more civilians than soldiers died from war-related causes. Vast parts of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment. By aerial bombardment or relentless artillery attacks. The war caused an immense amount of economic devastation. The war caused an immense amount of economic devastation and social disruptions and social disruption. Reconstruction promised to be long and difficult. Reconstruction promised to be long and difficult. यहाँ पे जो कहा गया अब तक के युद्ध यहाँ क्या कि अब तक के युद्धों के मोर्चे देखिए अब तक के युद्धों में मोर्चों पर हमले देखिए अब तक के युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई साल आपको हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी का मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। इस युद्ध आपको बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में आपको पुनर्निर्माण काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। ऐसे हालात में आपको पुनर्निर्माण काम आपको कठिन और लंबा साबित होने वाला था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है कि आगे यहाँ पर है क्या कि टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेड देखिए टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस shaped post-war reconstruction. The first was the U.S. emergence as the dominant economic, political, and military power in the Western world. The second was the dominance of the Soviet Union. It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. अब यहाँ देखिए युद्धोत्तर काल मतलब युद्ध के बाद के काल में पुनर्निर्माण काम दो बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि में एक वर्चस्वशाही ताकत बन चुका था और दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाही शक्ति के रूप में सामने आया। नाची जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी, जिसमें पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। देखिए यहाँ पर क्या नाची जर्मनी को हराने के सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी, जिसमें जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स। फिर आपके यहाँ पर क्या देखिए पोस्ट वार देखिए क्या कि पोस्ट वार सेटलमेंट यहाँ पर जो आपको है क्या कि पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड्स जिसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान की बात कीजिए। युद्ध के बाद का बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान की बात कीजिए। Economists and politicians drew two key lessons from interwar economic experiences. First, an industrial society based on mass production cannot be sustained without mass of consumption. But to ensure mass consumption, there was a need for high and stable incomes. Incomes could not be stable if income देखिए यहाँ पे क्या incomes could not be stable. Incomes could not be stable if employment incomes
could not be stable if employment was unstable. Incomes could not be stable if employment was unstable. Incomes could not be stable if employment was unstable. Incomes incomes could not be stable. Incomes could not be stable if employment was unstable. And thus stable thus stable income thus stable incomes also required STD. And thus stable incomes also required STD, full employment. यहाँ पे जो कहा गया, देखिए दो महायुद्धों के बीच मेरे आर्थिक अनुभवों से, दो महायुद्धों के बीच मेरे आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतियों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के पूर्ण रोजगार भी ज़रूरी थी। स्थिर आय के पूर्ण रोजगार भी आपको ज़रूरी थी। यहाँ पे जो खास बात है वो कही गई, देखिए क्या दो महायुद्धों के बीच मेरे आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिकों ने दो अहम सबक निकाले। पहला, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के पूर्ण रोजगार भी जरूरी थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। But markets alone could not guarantee full employment. Therefore, a government would have to step into minimize fluctuation of price, outputs and employment. Economic stability could be ensured only through the intervention of the government. अब लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार गारंटी नहीं दे सकता। कीमत उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल आपको जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक यहाँ आपको देखिए, the second lesson related to a country's economic link with the outside world. The goal of full employment could only be achieved if government had power to control flow of goods, capital and labor. दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य, देखिए आपको क्या कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य आपको केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। तो फिर आपको आगे यहाँ पे